नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। डॉक्टर आर.डी. वर्मा के काव्य संग्रह कविता क्यों का हुआ विमोचन। बलजीत कौर तन्हा को मिला 19वां राजेश चेतन पुरस्कार। 11वीं हरियाणा बटालियन एनसीसी के शिविर में योग प्रशिक्षण व पौधारोपण। सरकारी सहायता के बिना दे रहे विकास को बढ़ावा नांगल के ग्रामीण युवा। और अब खबरें विस्तार से। देश के नागरिकों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोने व शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की महान विभूतियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से भिवानी में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। यह यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरी। इस यात्रा से आम जन को तिरंगे के सम्मान का संदेश दिया गया। विधायक घनश्याम सर्राफ व भाजपा जिला प्रधान वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक के मन में तिरंगे व देश के प्रति सम्मान की भावना हो, यही यात्रा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करके भिवानी में तिरंगा यात्रा शुरू की गई, जो शहर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरी। इस यात्रा में स्कूली बच्चे, भाजपा कार्यकर्ताओं, नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जयकारे के साथ इस यात्रा को शहर के विभिन्न हिस्सों में देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों के साथ आम जन को तिरंगे के सम्मान का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ, भाजपा जिला प्रधान वीरेंद्र कौशिक व अन्य लोगों ने बताया कि आज की यह यात्रा देश के नागरिकों को तिरंगे के सम्मान की याद दिलाती है। देश की महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों ने किस प्रकार से देश की एकता, अखंडता व अस्मिता के लिए कार्य किया, इसका संदेश इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों व सैनिकों के संघर्ष की गाथा भी इस तिरंगा यात्रा के दौरान आम जन को सुनाई जा रही है। यह तिरंगा यात्रा न केवल शहरी बल्कि हर खंड, हर ब्लॉक व ग्रामीण स्तर पर भी शुरू की गई है, ताकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक तिरंगे की सम्मान की बात पहुंच सके। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी, जो एक अभियान के रूप में देश भर में चलाया जा रहा है। और फिर बिचला बाजार चौक, वहाँ से हम यात्रा घुमाते हैं बर्तन बाजार की तरफ। क्या उद्देश्य है सर इस यात्रा? इसका उद्देश्य है कि एक एक व्यक्ति भारत का जागृत हो। ये जो काम चल रहा है देश के उत्थान का, तरक्की का, ये तभी संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति इस काम के लिए अपना योगदान। सर, बच्चों को क्या संदेश देंगे नागरिकों की तिरंगे के महत्व को लेकर? क्या मैं ये तिरंगे के महत्व को लेकर भी एक संदेश हमारे बच्चों को दिया जा रहा है कि वे इसका सम्मान करें और घर घर में जाके तिरंगा लगवाने का काम करें। सर, राष्ट्रीय तौर पे ये पूरे ये पर्व के रूप में इस तिरंगा यात्रा को मनाया जा रहा है, ये क्या मानते हैं राष्ट्रीय निर्माण? मैं ये मानता हूँ कि ये जो हमारी तिरंगा यात्रा है, ये प्रत्येक व्यक्ति के मन को छूती है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें हमारा साथ भी देता है। हम बाजार के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे हमारे व्यक्ति खड़े हैं और मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है और उस स्वतंत्रता दिवस को एक पर्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मनाने का फैसला किया है। हमारी योजना पिछले साल भी और उससे पिछले साल से भी मोदी जी ने जब आह्वान किया था कि हर घर पर तिरंगा लगे और देश के अंदर हर घर तिरंगे की शान को, तिरंगे की हमारी अपनी जान मानकर अपने घर पर लगाएगा। और इस नियमित उसको माहौल को बढ़ाने के लिए हम 10, 11, 12, 13, 14 तारीख को मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर हम तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, ताकि अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में तिरंगे के प्रति और स्वतंत्रता दिवस के प्रति एक भावना जो पहले से जागृत है और जागृत हो, हर अपने घर पर तिरंगा लगाए। और हम ये चाहते हैं कि हर घर तिरंगा लगे और तिरंगा का सम्मान बढ़े और नारी शक्ति में बढ़े। और आज हम तिरंगा यात्रा को लेके बहुत समय उल्लास है और सब में हर लेडीज में 9 बजे तैयार है। और मैं आज हम तिरंगा यात्रा के लिए बहुत हर्ष उल्लास से सभी बहनें मिलकर। भिवानी के एक निजी विश्राम गृह में डॉक्टर आर.डी. वर्मा के काव्य संग्रह कविता क्यों
का विमोचन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने किया। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर R.D. वर्मा का लेखन समाज को दिशा देने वाला था और उनकी कविताएं जीवन के गहन अनुभवों को सरल शब्दों में पिरोती हैं। इस मौके पर डॉक्टर R.D. वर्मा की पत्नी अलका रानी वर्मा ने इस विमोचन को एक भावनात्मक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक डॉक्टर वर्मा के विचारों और भावनाओं का संग्रह है। केएम पब्लिक स्कूल की पूर्व प्राचार्य अलका रानी वर्मा ने अपने दिवंगत पति डॉक्टर R.D. वर्मा के काव्य संग्रह कविता क्यों का विमोचन मुख्य अतिथि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार के साथ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्र ने की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि कविता क्यों काव्य संग्रह एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति साबित होगी जो पाठकों को जीवन और भावनाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं डॉक्टर R.D. वर्मा की पत्नी अलका रानी वर्मा ने कहा कि डॉक्टर वर्मा विचारों और भावनाओं को हमेशा दुनिया के साथ साझा करना चाहते थे। उन्होंने यह भी बताया कि इस काव्य संग्रह को प्रकाशित करना उनके पति के प्रति उनकी एक अंतिम जिम्मेवारी थी ताकि उनके शब्द हमेशा जीवित रहें। उन्होंने कहा कि जब उनके पति के जीवित रहते इस पुस्तक के विमोचन को लेकर कार्य लगभग पूरा हो चुका था तथा मात्र प्रकाशन ही शेष बचा था। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल एक पुस्तक का विमोचन था बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की यादों को संजोए रखने का एक सुंदर प्रयास था जिन्होंने अपनी कलम से अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ था। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के बारे में कहना चाहूँगा। ये हमारी मातृभाषा है और हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मातृभाषा में जो विचारों की अभिव्यक्ति होती है वह केवल दिमाग या मुख से नहीं, वो मन से, दिल से होती है। क्योंकि इसमें आदमी अपने जो विचार, जो उसके अंदर भावनाएं, चाहे वो आध्यात्मिक भावनाएं हों, चाहे वो मतलब उसके अपने एक एकेडमिक लेवल की भावनाएं हों, वो बड़े अच्छी प्रकार से इसमें आदमी उनको यूँ कहिए कि एक खास शब्दों में पिरोता है। अब जहाँ तक डॉक्टर वर्मा जी के आपने काव्य रचना के बारे में बात कही, मैं ये कहता हूँ कि कवि जो होते हैं, एक कहावत है बड़ी अपने पुरानी, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मतलब क्या है कि कवि की अपनी जो एक यूँ कहिए परिकल्पनाएं जो होती हैं वो आम आदमी की परिकल्पना से काफ़ी परे होती हैं। मैं एक दो बातें जैसे इस बारे में भी बताना चाहूँ, जिस प्रकार से एक मतलब हम अलंकार जो अपनी कविताओं में या यूँ कहिए अपने शब्दों में, अपनी शब्दावली में जब प्रयोग करते हैं तो उस कविता का रंग और उस कविता का रस और ज़्यादा निखर जाता है। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि कविता या संगीत अपने आप में सामवेद का एक प्रतिरूप होता है। जैसे हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद अपने आप में जो है वो संगीत में है, एक जो अभिव्यक्ति है और अध्यात्म का रूप है। तो कविता को मैं अध्यात्म से भी जोड़ना चाहता हूँ। आप और हम सभी जानते हैं हमारी जितनी आरती हैं, जितने हमारे सांस्कृतिक और जितने हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, सभी कविता के फॉर्म में ही, चाहे वो संस्कृत में हो चाहे हिंदी में हो। हाँ, हमने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने संस्कृत को त्रिभाषा फार्मूले में जोड़ दिया है, जिसके अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी और इंग्लिश के अलावा 3 भाषाएं हमने और उनको ऑप्शन दिया है, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू, और वो अपनी इच्छा अनुसार, अपने रुचि अनुसार उनमें से कोई एक भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक संस्कृत भाषा का सवाल है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत हमारी संस्कृति का एक आधार है। जितने भी हमारे ग्रंथों की रचनाएं सभी संस्कृत में हैं और संस्कृत के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि एक एक शब्द जिस प्रकार से उनको मतलब पर्यायवाची फॉर्म में कहिए या आप उनको सीधा पढ़ें या उल्टा पढ़ें, उनका एक सार्थक उनका मतलब मीनिंग निकलता है। वास्तव में ये कविता संग्रह मेरे दिवंगत पति डॉक्टर R.D. वर्मा जी ने अपने पिछले 9-10 साल के जीवन काल में लिखी। रिटायरमेंट के बाद वो काफी अकेलापन महसूस करते थे और चाहते थे अपने विषय में ही लिखना, भूगोल विषय के थे, लेकिन उसमें काम बहुत ज्यादा था, कार्डियोग्राफी। और हम लोग, बेटा भी कह रहा था, मैं भी कह रही थी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको रेस्ट करना है, भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास, तो आप मैक्सिमम रेस्ट कीजिए। तो इसके लिए आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी जाना, और भी बहुत मेहनत पड़ेगा। तो ना आपको आंखों को ज्यादा कष्ट देना है, ना शरीर को।
तो वो बोले क्या मेरा पुराना शौक है कविता लिखने का, तो क्या मैं लिख लूं? तो हम लोगों ने कहा हाँ आप ये लिख सकते हो। तो उन्होंने लगभग 10 साल में पिछले लिखी थी कविताएं, और ये कविता संग्रह उनके पिछले जन्म दिवस पे आज के दिन ही हमें लोकार्पण हेतु करना था सारा कार्यक्रम, लेकिन अचानक उनको 28 जुलाई को पिछले साल हार्ट अटैक आया और 21 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। तो बेटे ने पूछा पापा की क्या लायबिलिटीज रह गई मम्मी? तो मैंने कहा सब कुछ उन्होंने पूरा किया, कोई कमी नहीं रही। सिर्फ एक कविता संग्रह की ये पुस्तक नहीं हो पाई पूरी, छप रही थी, प्रकाशन हेतु दी गई थी, प्रूफ रीडिंग वगैरह नहीं हुआ था। तो चूंकि मैं भी विषय से संबंधित, मैं हिंदी विषय से, वो भूगोल से थे, तो मैंने इस कार्य को पूरा करने में प्रूफ रीडिंग वगैरह जो उन्होंने अधूरा काम छोड़ा था उसे पूर्ण करवाया और इसमें सहयोग दिया बहुत ज़्यादा हमारे प्रकाशक पराग पब्लिकेशन गाजियाबाद वाले, और बेटे ने बहुत मेहनत की दौड़ भाग करने में पूरा। बेटा हिमांशु वर्मा मैनेजर है, वो इंजीनियर होते हुए भी विषय का ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो इसलिए मुझे विषय से संबंधित देखना पड़ा, दौड़ भाग का सारा उसने किया। उन्होंने विभिन्न विषय पर भी लिखा हुआ है, कोई विषय ऐसा नहीं है जिसपे ना लिखा हो, चाहे वो बुढ़ापा है, अवसाद है, और खिचड़ी है, कोरोना है, हिंदी भाषा पर भी लिखा हुआ है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भी लिखा हुआ है, और कविता क्यों में उनके अपने मूल भाव हैं, जो कि कोशिश करूंगी मैं आज उनका इस कविता को पढ़ने की कोशिश करूंगी पूरी। तो उन्होंने विभिन्न विषय इतना अच्छा लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट का होने के कारण पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब प्रूफ रीडिंग की ना, मैंने उनकी अंतिम जो प्रूफ रीडिंग थी, 4 प्रूफ रीडिंग वो कर चुके थे, लास्ट में 2 मैंने की, तो तब मैंने देखा कि उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। भिवानी के कवि राजेश चेतन के जन्म दिवस पर सांस्कृतिक सदन में सांस्कृतिक मंच द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जानी मानी हास्य कवि बलजीत कौर तन्हा को 19वां प्रतिष्ठित राजेश चेतन काव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। बाहर से आए हुए अनेक कवियों ने अपनी अपनी शैली में मजेदार कविताएं सुनाई। अतिथि के रूप में भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने अपने संबोधन में सांस्कृतिक मंच की भूरी भूरी प्रशंसा की। जानी मानी हास्य कवि, जीवन पर यथार्थवादी टिप्पणीकार और अभिनेत्री बलजीत कौर तन्हा को 19वां प्रतिष्ठित राजेश चेतन काव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। कीर्तिनगर स्थित सांस्कृतिक सदन में आयोजित कवि सम्मेलन में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वीर रस की प्रस्तुति ने उपस्थित सभी अतिथियों, दर्शकों के रोम रोम को उद्वेलित कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नीता चावला और महासचिव रणविजय सिंह ने करते हुए बताया कि राजेश चेतन काव्य पुरस्कार में 21,000 रुपए, शॉल, स्मृति चिन्ह व सम्मान पत्र प्रदान किए गए हैं। कवि सम्मेलन में डॉक्टर कीर्ति काले, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया, डॉक्टर रमाकांत शर्मा व राजेश चेतन ने अपनी कविताओं से खूब वाहवाही लूटी। जाने माने कवि व मिमिक्री सम्राट दीपक सैनी ने कई राजनेताओं की नकल निकालकर उपस्थित लोगों को खूब हंसाया। मंच संचालन अनिता नाथ ने अपने नए अंदाज में काव्यात्मक ढंग से किया। वहीं इस कार्यक्रम में शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भले पायल भले नहार देना तुम। आजकल जो ये नीले ड्रम वाले जो कांड हो रहे हैं ना, उसके लिए ये पंक्तियां कहती हूँ कि भले चूड़ी भले पायल भले नहार देना तुम, और भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे पाओ। हृदय पर अंकित हो जाए पंक्तियां। सांस्कृतिक मंच भिवानी विगत 19 वर्षों से राजेश चेतन काव्य पुरस्कार राज्य सरकार प्रतिवर्ष किसी युवा कवि को देता है। युवा से अभिप्राय राजेश चेतन के जन्म दिवस पर यह दिया जाता है जो राजेश चेतन की आयु से कम हो। इस वर्ष का राजेश चेतन काव्य पुरस्कार डॉक्टर श्रीमती बलजीत कौर तन्हा को दिया गया है, जो फरीदाबाद की कवियत्री है, और इनका समर्पण और जो इंसानियत है उसको देख करके सांस्कृतिक मंच के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने इनका चयन किया है। इनके साथ जो कवि आए हैं उनमें श्री दीपक सैनी, भिवानी से डॉक्टर रमाकांत शर्मा
और विश्वविख्यात 2 कवि अर्जुन सिसोदिया बुलंदशहर से और फरीदाबाद से ही, दिल्ली से ही डॉक्टर श्रीमती कीर्ति काले जो विश्व स्तर की कवित्री है, इनका यहाँ पर आगमन हुआ है, जिससे सांस्कृतिक मंच का सांस्कृतिक सदन बहुत पवित्र हुआ है। 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी कैडेट्स ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन किया। कार्यक्रम में बीआरसीएम के निदेशक एसके सिन्हा और कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस कुट्टी एनसी ने पौधारोपण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस कुट्टी ने कहा कि नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स के पौधारोपण अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सूबेदार मेजर डी गोपाल कृष्णन ने बताया कि योगा एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस कुट्टी ने अपने संदेश में इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि योग तनाव को कम करता है और शारीरिक दर्द को कम करने में मदद करता है। योग मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। योग आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। योग के लाभ बताते हुए कहा कि योग से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। योग से मानसिक एकाग्रता और ध्यान क्षमता में वृद्धि होती है। यह जीवन का संतुलन बनाए रखता है। वहीं एनसीसी फर्स्ट ऑफिसर राजेश कुमार ने पर्यावरण के महत्व और वृक्षारोपण के फायदों के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। यह हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक पेड़ लगाए और उनकी देखभाल भी करे। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्रों ने संकल्प लिया कि वे नियमित रूप से पौधों की देखभाल करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे। बटालियन का यह संदेश, 11 हरियाणा बटालियन का यह संदेश, 11 हरियाणा बटालियन का यह संदेश। भिवानी के नजदीकी गांव नांगल के युवा आपसी सहयोग व ग्रामीणों के सहयोग से गांव के विकास के लिए बगैर सरकारी सहायता के ही विभिन्न सामाजिक कार्यों को कर पाने में सफल हुए हैं। युवाओं के इस बढ़ते जोश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भिवानी के 5 गांवों के सेवा कार्यों से जुड़े प्रतिनिधियों ने गांव नांगल में पहुंचकर 1 दिवसीय सामाजिक कार्य जागरूकता कैंप का आयोजन किया। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र प्रसाद व प्रमोद ने बताया कि गांव नांगल आसपास के क्षेत्रों में काफी तेजी से विकसित हुआ है। अध्यक्ष सत्यवान ने बताया कि गांव के युवाओं को सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिलवाया गया है। गांव नांगल के युवाओं के प्रयास से गांव आज परिवर्तित सा होता नजर आ रहा है। गांव के युवा आपसी सहयोग व ग्रामीणों के सहयोग से बगैर किसी सरकारी सहायता के विभिन्न सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र प्रसाद व प्रमोद ने बताया कि गांव के सभी वर्गों के लोग उन्हें निसंकोच समर्थन व सहयोग देते हैं, जिनके चलते इन युवाओं ने गांव में काफी विकास कार्य करवाए हैं। इन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को ग्रामीण विकास की शिक्षा, सेवा, चिकित्सा, स्वावलंबन, वृक्षारोपण, पॉलीथीन मुक्त गांव बनाने, गांव की सफाई व नशाखोरी, पारिवारिक सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें युवाओं ने खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं श्री श्याम दीवाना मंडल के अध्यक्ष सत्यवान ने बताया कि गांव के युवा गांव के बस स्टैंड का निर्माण, बस स्टैंड तक लगभग 1.5 किलोमीटर पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए पाइपलाइन दबाने, 100 फुट से भी लंबी खेल बनवाने व खेल स्टेडियम को ठीक करने सहित गांव के कम्युनिटी हॉल के आधुनिक रूप देने में किसी भी कार्य में कोई भी संकोच नहीं करते और बिना किसी सरकारी सहायता के पूरा कर चुके हैं। अब गांव के हर वर्ग के लोग उन्हें सहयोग देते हैं और गांव में आपसी सामंजस्य का भाव बढ़ा है। मैं सत्यवान हूँ, अपना श्याम दीवाना मंडल अपने कमेटी बनी हुई है गांव में, जो गांव में सार्वजनिक कार्य करती है। जो आज यहाँ हमारे गांव में प्रोग्राम रखा है 27 गांव का, इसमें जागरूकता के लिए रखा गया है। जो गांव में सार्वजनिक काम होने चाहिए, हमें खाली सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपने लेवल पर भी अपने गांव में सार्वजनिक कार्य करने चाहिए।
जो गांव में व्यवस्था है उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। गांव में साफ सफाई होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है संस्कार होने जरूरी है, क्योंकि अब बच्चों में ऐसा ज्यादा माहौल खराब हो गया है कि सारा दिन फोन पर लगे रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है फोन से, तो उनको हमें चेंज करना है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मेरा गांव का यूथ आया और यहाँ के विचार सुने और उन विचारों पर काम करने के लिए भी प्रण लिया। और किस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज चलाया गया है, किस प्रकार के कार्य करवाए गए हैं आज? इसलिए ये जो प्रोग्राम रखा गया, इसका मेन उद्देश्य यही था कि गांव में जो जागरूक लोग हैं या जो गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि हमने किस प्रकार से काम करना है, उस दिशा में काम करने के लिए इनको ट्रेनिंग दी गई है। उनको बताया गया है। बाहर से हमारे राजेंद्र जी आए हुए थे और अपने जो प्रमोद जी हैं, राजेंद्र जी हैं, और बहुत से सामाजिक कार्य जो संस्था हैं, सामाजिक जो अलग अलग गांव से आए हुए थे, जो सार्वजनिक संगठन जो काम करते हैं, वो सभी आए हुए थे। उनका मेन उद्देश्य यही था कि हम यूथ को जागरूक करें और अपना गांव का निर्माण करें, अपने लेवल पे अपने गांव में सुधार करें। और जो हमारा गांव का यूथ है वो प्रतिदिन जागरूक होता जा रहा है। शुरुआत में हमने 5 बंदों से स्टार्टिंग करी थी, लेकिन आज हमारा गांव पूरा एक साथ खड़ा है। तो ये एक बड़ी कामयाबी हमारा गांव के लिए, हमारा गांव का सुधार आने के लिए कि हमारा यूथ जागरूक हो रहा है और सारा डिपेंड ही यूथ के ऊपर होता है। आज अपना जो इस गांव में एक कार्यक्रम रखा था कि यहाँ के आसपास के जो गांव हैं हमारे, उन गांव में अनेक प्रकार के सेवा कार्य करने वाले क्लब चलते हैं, युवा टोलियां हैं, क्लब हैं, मंच चलते हैं, तो सभी सेवा के कार्य करते हैं। लेकिन सभी गांव के अंदर एकजुट होकर एक विचार से कुछ और ऐसे कार्य हैं जो बिना किसी सरकार की सहायता के भी चल सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत भारी परिवर्तन कर सकते हैं। तो उन्हीं बातों को लेकर आज हमने ये कार्यशाला रखी थी, जिसमें 5 गांव से हमारे पास कार्यकर्ता आए थे। वो काम करने के इच्छुक हैं। उसके माध्यम से गांव में सेवा के कार्य, संस्कार के कार्य, शिक्षा के कार्य और स्वावलंबन के कार्य, इस प्रकार की उनमें चर्चा हुई कि कैसे हम इन कार्यों के माध्यम से अपने पूरे गांव का कायाकल्प कर सकते हैं। जैसे हरियाली के लिए वृक्षारोपण का है, तो जब गांव के लोग तैयार होंगे, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घर के पास वृक्ष लगाएंगे, तो धीरे धीरे करके हरियाली के रूप में पूरा गांव हरा भरा होगा। ऐसी पॉलीथीन की जो समस्या है, उससे मुक्ति पाने के लिए क्या हम दुकान पर जाएं तो अपने साथ थैला लेके जाएं? ऐसा हो सकता है क्या? और दुकानदारों से भी ये कहने का प्रयास करेंगे कि सबको थैली नहीं देनी, उनसे पूछना एक बार कि भाई साहब आपके पास थैला है तो उसमें डलवाओ। इस प्रयास से जो पॉलीथीन की समस्या है उससे भी मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसे ही नौजवानों के लिए शाम को जो स्टेडियम है, तो उनके वहाँ पर कुछ सुविधाएं ऐसी की जाए कि वो स्वास्थ्य के लिए वहाँ खेल कूद करेंगे। इन आदतों से स्वास्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ में जो आजकल नशे के रूप में कई समस्याएं आती है, नौजवान पीढ़ी उससे भी बच जाएंगी। और फिर गांव के अंदर जो संस्कार हैं, परिवारों के संस्कार, हम ध्यान कर रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में घर परिवारों में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, शादियां जल्दी टूटती हैं, तो उनके अंदर संस्कारों की कमी है, भारतीय विचारों की कमी है। तो उसके लिए जो कथा, राम कथा होती है, भगवान कृष्ण की है, भागवत है, ऐसी और अच्छी सामाजिक कथाएं करने वाले संतों को बुलाया जाए, ताकि जो नए जोड़े हैं उनको बैठाकर एक सामाजिक मूल्य क्या है, जीवन परिवार में कैसे रहना चाहिए, सास ससुर का है, पति पत्नी का है, आपस में किस तरह का प्यारा संबंध हो। यहाँ नांगल में ग्राम जागरण टोली की जो बैठक थी, इसमें गांव के लोगों को गांव के सेवा कर्म के लिए, सेवा कार्य के लिए जागृत करने के लिए अनेक प्रकल्प गांव में जो चल रहे हैं, उनमें कुछ और सुधार करके कैसे गांव की सेवा की जाए, ऐसा कुछ बताया गया। जिसमें शिक्षा, पर्यावरण, पॉलीथीन मुक्त, ऐसे कुछ प्रकल्प जो गांव में है उनके बारे में बताया गया। और अब चलते चलते 12 अगस्त को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। इस पर्व के पीछे पौराणिक इतिहास है जो इसे एक अनूठी आध्यात्मिक पहचान देता है। कजरी तीज का ऐतिहासिक आधार हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों स्कंद पुराण और शिव महापुराण में मिलता है। कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या का फल उन्हें 108 जन्मों के बाद मिला, जब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को
शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है इस दिन को दाम्पत्य सुख का प्रतीक तिथि के रूप में माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा रखा जाता है, जो न केवल पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, बल्कि अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की कामना से इस दिन उपवास करती हैं। इतिहास में इसे स्त्री तप, धैर्य और समर्पण की संपूर्ण अभिव्यक्ति माना गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से हरी साड़ी, हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी और मेहंदी आदि 16 श्रृंगार करती हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती हैं। कजरी तीज पर नीम की पूजा, जिसे नीमड़ी पूजन कहा जाता है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार नीम की छाया को शुद्धता, औषधीय गुण और स्त्री ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। महिलाएं नीम की डाली को देवी का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करती हैं। कई स्थानों पर नीम की पत्तियों के ऊपर मिट्टी से बनी देवी की प्रतिमा स्थापित कर पूजन किया जाता है। महिलाएं इस पूजन में हल्दी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती हैं। माना जाता है कि नीम में देवी दुर्गा का वास होता है और उसका पूजन करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। नीम की शीतलता और औषधीय गुण तन और मन दोनों को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। डॉक्टर R.D. वर्मा के काव्य संग्रह कविता क्यों का हुआ विमोचन। बलजीत कौर तन्हा को मिला 19वां राजेश चेतन पुरस्कार। 11वीं हरियाणा बटालियन NCC के शिविर में योग प्रशिक्षण व पौधारोपण। सरकारी सहायता के बिना दे रहे विकास को बढ़ावा नांगल के ग्रामीण युवा। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।